हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू स्प्रेड चैनल। कैसे आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। सो माय डियर व्यूअर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो वीडियो देखी थी, इससे पहले जो मैंने इकोनॉमिक्स पे वीडियो ली थी वो इकोनॉमिक्स प्रीमियर था, जिसमें आपको सारी चीज़ें मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में बताई थी। उसका हल्का सा इंट्रो दिया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स का ब्रेकअप समझाया था और इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेस्टोरेंट में जाना, अच्छा अच्छा खाना, क्या ये सारी इकोनॉमिक्स में आती है? तो येस, ये सारी चीज़ इकोनॉमिक्स में ही आती है और आप पूरी इकोनॉमी को लेकर के उसमें पढ़ते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में और देखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे ये पार्ट्स में मूव होते जाएगा। तो आज जो आपको मैं बताऊंगी वो है इकोनॉमिक्स का पार्ट 1, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, अभी मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, इंडियन इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, और मेन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि इकोनॉमिक्स के जो फादर है मॉडर्न इकोनॉमिक्स को, ये आप लोग हर जगह पढ़े होंगे कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ। तो ये एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन जो एक न्यू चीज़ है वो है कि मॉडर्न तो आप सभी को पता है, बट इंडियन इकोनॉमिक्स जो है, इंडियन इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो ये जो है ये रिसेंट पेपर में भी पूछा गया है और ये इम्पॉर्टेंट भी आप सभी लोगों के लिए जानना, और आपके जीके के लिए भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो क्या नाम है इनका? महादेव गोविंद रेनाडे। तो इनका ये नाम है और ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इनका नाम मत भूलिएगा। और दूसरी चीज़ है क्या कि इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी क्लास 11th के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इसको, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, आप लोगों के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देते हो, उस एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके फादर कौन है? उसके फादर है पीवी नरसिम्हा राव। तो ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी, ये थोड़ा सा मैंने जीएस के लिए आपको पढ़ा दिया क्योंकि ये काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाए। तो चलिए आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि क्या डिफरेंस है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में। खैर मैम, आप हमसे बोल रहे थे कि मैम हम लोग जो पढ़ेंगे वो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो फिर आपने इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे लेना क्यों सोचा? तो देखो, मैंने इसलिए सोचा क्योंकि जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि उसका ब्रेकअप करो, तो ब्रेकअप के बारे में हम लोग समझ लिए। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये वाई और आईईसी में प्रॉब्लम होती है कि मैम हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो उनके कन्फ्यूजन के लिए, वो दूर करने के लिए आज हम लोग इन दोनों के बीच में पहले डिफरेंस देख लेते हैं। तो चलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने के लिए सबसे चीज़ जो मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ लिखी है, इट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और कंट्री। तो आप इससे क्या समझते हो? बोलो मैम ये अंग्रेजी लिखी हुई हमें नहीं समझ में आती ज़्यादा, आप हमें ये बता दीजिए सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में इसे ये बोलते हैं कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में, मतलब किसी भी छोटी एरिया के बारे में या किसी कंट्री के बारे में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ है, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ मेन चीज़ जिसकी स्टडी हम करते हैं वो है स्कैरसिटी की। जिसकी भी हम स्टडी करते हैं वो क्या है? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब कि कमी। तो हमारे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो भी हमारे पास कमी उस चीज़ की, उसका हम बेटर यूटिलाइजेशन कैसे कर सके, उसके डिसीजन मेकिंग को, मतलब उसका निर्णय जो हम लेते हैं उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो मैम दोनों तो बराबर हो गई चीज़ें? नहीं, यहाँ क्या कर रहे हैं हम? किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है क्या? इकोनॉमी को। तो फिर मैम आप ये बताइए कि ये चीज़ें हम कैसे डिफ़ाइन करें? तो ये चीज़ें आप ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि इको मतलब होता है होम। ये मैंने आपको बताया था कि इको एक घर है, और नॉमिक्स ग्रीक वर्ड है, तो मैंने आपको बताया था कि ये नॉमोस है जिसका मतलब होता है अकाउंट। ये मैंने आपको बताया था। इज इट? अब इसमें चीज़ कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? तो इसमें मैंने आपको बताया जो होम है ना, वो होम क्या है आपका? ये बड़ा। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ जाएगा? ये आ जाएगी आपकी इकोनॉमी, और यहाँ क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक्स। आप समझे? इसका मतलब कि जो इकोनॉमी है वो एक तरह का क्या है? एक तरह का सिस्टम है। एक तरह का क्या है? इट इज़ अ सिस्टम।
ये एक सिस्टम है, लेकिन ये क्या है, ये बड़े हैं, मतलब ये है उसके फादर। ठीक है, इसका मतलब कि हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमी को पढ़ते हैं, ये इसका पार्ट है। तो बड़ा कंसेप्ट कौन है, बड़ा कंसेप्ट इकोनॉमिक्स है। कई लोग को ये डाउट रहता है कि मैम नहीं, बड़ा कंसेप्ट इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स नहीं है। नहीं, बड़ा कंसेप्ट कौन सा है, इकोनॉमिक्स है। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम दोनों चीज़ पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो भी पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स में हम मैक्रो भी पढ़ते हैं। तो आज से ये चीज़, ये कंसेप्ट आप ज़रूर से याद रखना। और इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ ऐसे डेफिनेशंस, 5 डेफिनेशंस है जो कि हमारी महान महान इकोनॉमिक्स ने दिए थे, तो उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्लास 11th की बुक के CBSE अगर आप जाओगे तो वहाँ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। बट डोंट वरी, अगर आपको नई चीज़ें मिलेंगी तो मैं आपको यहाँ पे ज़रूर से प्रोवाइड करूँगी। और उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि ये बेसिक है, कोर चीज़ से मैंने उठा के सीधा आपको सीधे जहाँ से इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है वहाँ से मैंने आपको पूरा कोशिश की है कि मैं पूरा आपको कवर करवाऊँ। तो अभी आपको डेफिनेशंस जानना ज़रूरी है कि हमारे जो महान महान इकोनॉमिक्स थे उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। तो कुछ 4-5 डेफिनेशन है जो आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अंदर घुसते जाएंगे, मतलब हम लोग इकोनॉमी से लेकर इकोनॉमिक्स तक पूरा पढ़ेंगे। लेकिन उसमें मेन पहले ब्रॉड, पहले फादर को जान लेंगे तब आप बच्चों को जानेंगे ना, तो पहले फादर का जानना ज़रूरी है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशंस जो मैंने अभी जस्ट बताया कि डेफिनेशंस आपको 5 तरह की मेन डेफिनेशंस है जो आपको पढ़ने हैं। तो वैसे तो कई सारे डेफिनेशंस है, 10 to 15 डेफिनेशंस है, बट जो मेन डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स में पढ़े जाते हैं और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मेनली ये 5 डेफिनेशंस है। तो चलिए 1 by 1 हम देखेंगे। आज हम 1 डेफिनेशन कवर करेंगे और उसके बाद धीरे 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 और डेफिनेशंस को कवर करेंगे ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो और आप नेक्स्ट क्लास में वेल प्रिपेयर्ड आए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी रख लेंगे जो कि फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया और आज जो सेकेंड क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए, फर्स्ट डेफिनेशन है आपका वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था। हालांकि इसमें कई सारे इकोनॉमिस्ट थे, JB से भी थे, JS मिल भी थे और कुछ कंटेम्प्रेरी राइटर्स भी थे जिन्होंने अपना व्यू दिया था। तो चलिए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी वेलफेयर डेफिनेशन जो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था 1890 में। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो स्कैरसिटी डेफिनेशन है जिसपे कि हमारी इकोनॉमिक्स जो है अच्छी तरीके से बेस्ड है, जो मैंने आपको इको और नॉमिक्स का मतलब बताया था। तो ये डेफिनेशन जो है पर्टिकुलरली उस चीज़ को डिफाइन करती है। तो हालांकि जब हम इसको आगे पढ़ेंगे मोर डिटेल में तो ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो इसको लियोनेल रॉबिन्स ने दिया था, कब दिया था, 1932 में। ग्रोथ डेफिनेशन जो है वो प्यो सैमुअलसन ने दिया था और ये जो है 1948 की डेफिनेशन है। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं जो डेफिनेशंस सारी इकोनॉमिक्स की, जो इकोनॉमिक्स पूरा बेस्ड है अभी, तो वो है मॉडर्न डेफिनेशन और वो है AC दास ने दिया था 2011 में। और यही डेफिनेशन अभी रनिंग डेफिनेशन है। अभी पर्टिकुलरली ऐसा कोई इकोनॉमिक्स नहीं है जिनकी डेफिनेशन को माना जाता है कि ये महान वाले डेफिनेशंस है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी डेफिनेशंस आपके एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। एक तो ये महान जो इंसान है जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, इससे इनका नाम आपको याद रखना है और वेल्थ डेफिनेशन जो इन्होंने दिया है ये आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन से अपनी। तो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारा क्या था, वेल्थ डेफिनेशन। अब ऐसा क्या होता है कि वेल्थ से आप क्या समझते हो, देखो जो नाम है ना उसी में काम होता है। हर एक जो भी चीज़ आप पढ़ते हो ना, जिस चीज़ का नाम है ना उसी में उसका काम है। तो डेफिनेशन तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वेल्थ है तो कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड है। वो गाना भी याद आ रहा होगा, पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे पे तो क्यों मरती है ना। तो उसी तरह फ़िलहाल तो हमारे ये पुराने बहुत 1776 की बात है, तो इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे। तो इन्होंने उस समय बोला कि यार अगर हमारे पास बहुत इफ़रात पैसा होगा ना तो हमारा जो नेशन होगा, हमारी जो कंट्री होगी वो बहुत खुश होगी। यार कुछ गलत नहीं सोचा इन्होंने, अच्छा सोचा। क्योंकि आप जानते हो कि हमारी जो इंडिया है उसे हम क्या कहते थे कि ये सोने की चिड़िया है ना। तो इन्होंने बोला कि भाई जब ये ऐसी चीज़
चीज़ होगी, जब हमारे पास और पैसे होंगे, हमारा प्रोडक्शन और अच्छा होगा, तो हमारा नेशन जो है वो बहुत खुश होगा। ऐसा होता है ना कि घर में जब ज़्यादा इनकम होती है तो आप सोचते ये भी खरीद ले, ये भी हो जाए, ये भी हमारे पास हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना उस पैसे की बात तो बात में है, उससे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या वो चीज़ आपके हेल्थ के लिए या क्या वो चीज़ आपके और काम में काम आती है कि सिर्फ पैसे ही सारी चीज़ है। लेकिन खैर वो बात की बात है। इस डेफिनेशन को काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, तो क्रिटिसाइज़ करने के बाद ही नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आई थी वेलफेयर डेफिनेशन। फ़िलहाल इसी को समझते हैं। तो इन्होंने एक बुक दी थी और इनकी एक फेमस बुक थी, ये इनका एक फेमस पब्लिकेशन था, वो था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक का नाम आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी था। तो ये चीज़ कौन लिखा था? एडम स्मिथ ने। इनका 2 मेजर पब्लिकेशन है, तो वो 2 मेजर पब्लिकेशन आपको याद रहना चाहिए। एक तो इन्होंने लिखा था माइंडसेट के ऊपर और एक इन्होंने लिखा है नेशन के ऊपर। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। इन्होंने डिफाइन यही चीज़ जो मैंने किया था ना, पैसा पैसा तू क्यों करती है, पैसे पे क्यों तू मरती है, तो इन्होंने ये चीज़, भाई वहाँ लड़की थी, यहाँ पे लड़का है और वो एडम स्मिथ है। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो डेफिनेशन ये है कि अ साइंस विच इंक्वायरीज into nature and causes of wealth of nation। कोई ऐसा साइंस जो इंक्वायर करे, जो ये पता लगाए कि भाई कहाँ से ये पैसा होता है और कहाँ से कितना पैसा चाहिए हमें। कोई ऐसा विज्ञान हो जो ये पता लगा पाए। अगर ये चीज़ हमें पता लग पाए कि भाई वेल्थ जो है वो कहाँ से डेवलप्ड होता है, तो हम जो है अपने नेशन को खुश कर पाएंगे, हमारा नेशन और अच्छा ग्रो करेगा, हमारा नेशन और खुश रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप घर पे देखते हो ना कि कहाँ से ऐसा कौन सा सोर्स है जहाँ से इनकम हम जल्दी से जनरेट कर ले और पैसा खूब ज़्यादा हो जाए। वैसे कुछ ये भी सोचा करते थे, किसके लिए? नेशन के लिए। तो कुछ गलत नहीं सोचते थे, सही सोचते थे ये अंकल जी, है ना। तो चलो, दादाजी हुए, अंकल जी हुए, जो भी हुए। अब इन्होंने मेन इम्फेसाइज किस पे किया, मतलब इनका मेन फोकस या इनका मेन कंसर्न या इनका मेन चिंतन वाली बात कौन सी थी? वो था द प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ वेल्थ। इन्होंने कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि इनका सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस था, जो ये उस पर काम करते थे, वो वेल्थ पे काम करते थे। यही चीज़ रिपीटेडली मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये चीज़, मेन चीज़ इनका काम यही था कि भाई जितना पैसा होगा हमारे पास उतना हम खुश रहेंगे। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे, अगर हमारा नेशन वेल्दी नहीं होगा, तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो हालांकि इसको बहुत लोग क्रिटिसाइज़ किए हैं, तो इसका मेन जो ड्रॉबैक था, जिसको हम कह सकते हैं कि जो कमियां थी इनके डेफिनेशन में, वो कमियां ये थी कि भाई हर चीज़ पैसे से नहीं होता। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। जैसे जैसे ज़माना बदलता जाता है, लोगों की ज़रूरतें बदलती जाती है, वैसे वैसे हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हर चीज़ पैसा नहीं हो सकता। तो एडम स्मिथ की इस डेफिनेशन को किसने वायलेट किया? पहले तो एल्फ्रेड मार्शल ने ही किया, उसके बाद फिर धीरे धीरे इनकी डेफिनेशन भी वायलेट हुई और नया एक डेफिनेशन आ गया लियोनेल रॉबिन्सन का। उसके बाद फिर ग्रोथ डेफिनेशन आई, फिर AC दास आई। तो ये धीरे धीरे और डेफिनेशंस हम देखेंगे। हालांकि इनके डेफिनेशन से, जो वेल्थ डेफिनेशन से जो एग्री करते थे, वो JB से और JS मिल थे। ये भी काफ़ी अच्छे इकोनॉमिक्स थे, जिन्होंने काफ़ी सारे बुक्स और काफ़ी सारे पब्लिकेशन दिया। बोला कि नहीं, अगर हमारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो फिर हम किस तरह से डेवलपमेंट कर पाएंगे। वो सब चीज़ का कोई मायने नहीं रखता कि ह्यूमन की नीड्स क्या है, उनके वांट्स क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये सब का कोई मायने नहीं रखता। हालांकि इनकी, मतलब एडम स्मिथ के बाद से ये लोग भी सहमत थे और फिर बाद में भी महारथी आए। कौन थे? जॉन स्टुअर्ट मार्शल, फिर नॉसल विलियम, ये सभी लोग इनकी बात से सहमत थे। और भी कई सारे इकोनॉमिक्स थे जो इनकी बात से, जो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे, उनकी बात से जो है ये सहमत थे। तो यही थे आपकी वेल्थ डेफिनेशन। पर्टिकुलरली जो ये कहना चाहते थे, तो इनका मेन इम्फेसिस इसी पे था, वेल्थ पे, कि जितना हमारे पास पैसा हो उतनी सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी होंगी, हमारा नेशन भी खुश होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वेलफेयर डेफिनेशन के बारे में, क्योंकि एल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि नहीं भाई, आपका ये वेल्थ वाला जो चीज़ है वो बिल्कुल ही ख़राब आइडिया है, हम इससे और अच्छा आइडिया दे सकते हैं। नहीं, ख़राब आइडिया नहीं है, मतलब कि उसको और कंटिन्यूएशन में उसने बोला कि ये चीज़ें भी ऐड होनी चाहिए। तो चलिए, ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट अपने क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि एक हंसता हुआ चेहरा दूसरे को
हंसा सकता है। सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज।